दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो शरीर होता है, तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या कहलाती है? कोशिका। सबसे छोटी जो इकाई होती है हमारे शरीर की वह क्या होता है? कोशिका। या किसी भी जीव की जो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है वह क्या कहलाता है? कोशिका। फिर यह छोटे छोटे कोशिकाओं जो है वह मिल करके एक समूह का निर्माण करती है जिसे कि कहा जाता है ऊतक, टिश्यू। फिर ये ऊतक जो है कई सारे समूह में बन करके जो है हमारे शरीर में अंग का निर्माण करती है, और ये सारे अंग जब एक साथ मिलते हैं तो वह हमारा कहलाता है तंत्र। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तंत्र जो होता है कि जब एक से अधिक अंग किसी कार्य को करने में संलग्न होते हैं तो उसे तंत्र कहा जाता है, और इस तंत्र के द्वारा जो है किसी विशेष कार्य को किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि तंत्र के द्वारा क्या किया जाता है? किसी विशेष कार्य को किया जाता है। तो यहाँ से हमने सीखा कि हमारा जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। और कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक। मतलब ऊतक जो होता है वह कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है। कई सारे ऊतक मिल करके अंग का निर्माण करता है जो कि हमारा पार्ट्स कहलाता है। और यही सारे पार्ट्स जो है, कुछ कुछ पार्ट्स जो है किसी कार्य को करने के लिए एक सम्मिलित होते हैं, संलग्न होते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? तंत्र यानी कि सिस्टम। मतलब कह सकते हैं कि जब किसी कार्य को करने के लिए एक से अधिक अंग जो है सम्मिलित होते हैं तो उसे हम लोग तंत्र कहते हैं यानी कि सिस्टम कहते हैं। इस तंत्र में हम लोगों ने पिछले कई टॉपिकों को पढ़ा भी है, जैसे कि कंकाल तंत्र, जैसे कि परिसंचरण तंत्र, जैसे कि उत्सर्जन तंत्र। तो कई सारे तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो बारी बारी से हम ये सभी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यह जो पाचन तंत्र हम पढ़ने वाले हैं यह मनुष्य में पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं कि मनुष्यों में पाचन की क्रिया किस विधि से होती है, उनमें से कौन कौन से शरीर के अंग भाग लेते हैं, और उन अंगों को हम जोड़ करके एक तंत्र का निर्माण करेंगे जिसे कि पाचन तंत्र कहा जाएगा। तो आइए हम देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र, तो हम लोग जानते क्या है कि जब भी कोई भोजन हम ग्रहण करते हैं, जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हमारा भोजन जो है वह सबसे पहले कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। ये फिगर आप देख रहे होंगे, इसी के जरिए हम समझेंगे। तो जब भी हम किसी भोजन को ग्रहण करते हैं तो यह भोजन जो हमारा सबसे पहले कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। तो जब भी कोई भोजन को ग्रहण किया जाता है तो जो हमारा भोजन होता है वह उसमें जो है क्या क्या पाया जाता है? तो खनिज लवण पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? विटामिन्स पाए जाते हैं, etc। तो हमारे भोजन में ये सारे पदार्थ जो है वह उपस्थित होते हैं। ये सारे पदार्थ जो है भोजन के रूप में हमारे मुंह में जो है क्या करता है? प्रवेश करता है। जैसे ही यह भोजन हमारे मुंह में प्रवेश करता है तो हम मुंह जो है उसका सबसे पहले पाचन करना शुरू करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये सारे पदार्थ जो है इन सबों को जो है
लिख सकते हैं कि ये सभी को जिस अंग या तंत्र यहाँ पे लिखा जाए, जिस तंत्र के द्वारा पाचन या अवशोषण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जिस तंत्र के द्वारा भोजन का या भोजन में उपस्थित जो पदार्थ हैं उन सबों का पाचन या अवशोषण किया जाता है उसे हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो तंत्र है, तंत्र शब्द का यूज हुआ है कि जिस तंत्र के द्वारा भोजन का पाचन या अवशोषण किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा पाचन तंत्र है वह दो तरह के अंगों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे तंत्र जो है हमारा वह दो भागों से मिलकर बना होता है। तो हम लिखेंगे पाचन तंत्र। यह पाचन तंत्र जो है वो हमारा दो भागों से मिलकर बना होता है। पहले इसमें जो भाग लेते हैं वह होता है अंग और दूसरा हमारा है ग्रंथियां। तो हम एक परिभाषा यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि जिस अंग एवं ग्रंथियों के द्वारा भोजन का पाचन एवं अवशोषण किया जाता है उसे हम सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। तो हमारे पाचन तंत्र में दो मुख्य अवयव भाग लेते हैं, अंग और ग्रंथियां। अब हम अगर अंग की बात करते हैं तो अंग में जो हमारा सबसे पहले है क्रिया रूप से, मतलब हम क्रम के रूप से देखेंगे कि कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा भाग लेता है वह है हमारा मुख। क्या है? मुख। दूसरा हम बात करते हैं, उसके बाद जो भाग लेता है वह है ग्रसनी। तीसरा जो भाग लेता है वह है ग्रास नली। चौथा जो भाग लेता है वह है अमाशय। पांचवा अंग हमारा है छोटी आंत और छठा अंग जो हमारा है वह है बड़ी आंत और सातवां अंग जो हमारा है वह है मलाशय। ये सारे अंग जो है हमारे पाचन तंत्र में भाग लेते हैं और पाचन तंत्र की क्रिया को पूर्ण करते हैं। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। फिगर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा मुंह हो गया। यह जो हम देख रहे हैं जिसके सहारे जो भोजन पहले मुंह में जाता है, मान लीजिए कि ये भोजन हमारा मुंह में गया, यह भोजन फिर जिस नली के माध्यम से जाता है उसे हम लोग ग्रासिका कहते हैं और इसको हम लोग ग्रास नली भी कहते हैं। फिर यह भोजन हमारा जो है वह ग्रास नली के बाद जो है वह कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद जो है यह भोजन हमारा कहाँ जाता है? वह बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के बाद फिर वह कहाँ जाता, अमाशय के बाद हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है। फिर छोटी आंत के बाद हमारा भोजन जो है वह बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत के बाद हमारा भोजन मल द्वार के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो यह हमारे अंग हो गए जो कि पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेते हैं। इसे हम बारी बारी से अलग अलग पॉइंट बना करके समझेंगे। अभी मैंने सिर्फ लिखा है कि कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। मुख्य के बारे में अलग पॉइंट की चर्चा किया जाएगा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सब के अलग से पॉइंट बना करके डिस्कस किए जाएंगे क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारा डाइजेशन सिस्टम और बहुत सारे सवाल इसे पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रंथियां की। तो हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियां शामिल होती है या 3 तरह की ग्रंथियां भाग लेती है। पहला जो हमारा है वह है लार ग्रंथि। दूसरा जो हमारा है वह है लीवर, जिसे कि हम लोग यकृत भी बोलते हैं।
और चौथा जो हमारा है वह है अग्न्याशय यानी कि पेंक्रियाज। तो यह हमारा 3 ग्रंथियां पाचन तंत्र में भाग लेती है और पाचन तंत्र की क्रिया को संपूर्ण करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें हमारे अंग और ग्रंथि दोनों भाग लेते हैं। तो अंग में हमारे कौन कौन से भाग लेते हैं? मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। और ग्रंथियां में हमारे कौन कौन से भाग लेते हैं? तो लाड़ ग्रंथियां, लीवर और अग्नाशय जिसे कि पेंक्रियाज बोला जाता है। अब हम बारी बारी से सभी अंग के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसी से संबंधित हम लोग ग्रंथि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब जो हमारा सबसे पहले है वह क्या है? मुख। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब मुख के बारे में। तो मुख के बारे में हम देखते हैं। मुख जिसे हम क्या कहते हैं? माउथ। पहला मुख। तो मुख जो क्या है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहला बात यह है कि हमारी भोजन का पाचन की क्रिया का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से होता है? मुख से होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाचन क्रिया का प्रारंभ। पूछे जाते हैं प्रश्न में कि भोजन का पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? तो हमारा मुख से होती है। जैसे ही भोजन को हम मुंह में लेते हैं, मुंह के अंदर लेते हैं, तो मुंह के अंदर जो है वह हमारा जीभ के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसकी चर्चा हम ग्रंथि में करेंगे, जिसे कि हम लोग टाइलिन कहते हैं। यह ग्रंथि जो क्या करता है कि भोजन को पचाने में मदद करता है। तो भोजन की पचाने की प्रक्रिया जो हमारा है वह मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए मुख को पाचन क्रिया का प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। तो मुख से हमारा पाचन क्रिया क्या होता है? प्रारंभ होता है। और कहाँ जाके खत्म होता है? तो हमारा मलाशय के पास जाके खत्म होता है। मुख से प्रारंभ होता है और मलाशय यानी कि मल द्वार के द्वारा हमारा जो भोजन होता है वह अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है? निकल जाता है। तो हमारा मुंह से, यहाँ देखेंगे, मुंह से प्रारंभ हुआ और कहाँ से कहाँ तक गया? मलाशय तक। यह प्रक्रिया यहाँ से मुंह से लेकर मलाशय तक की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर में भोजन पाचन से होती है। अब मुंह से लेकर मलाशय तक का जो ट्यूब होता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो ट्यूब होता है उसे हम लोग कहते हैं आहार नाल। आहार नाल। मुंह से लेकर मलाशय तक की जो ट्यूब होती है, जो यहाँ से आप देख रहे हैं, ये सारी प्रोसेस जो है ट्यूब के माध्यम से जो भी है पाइप, उसे हम लोग कहते हैं आहार नाल। और इसी आहार नाल में संपूर्ण भोजन का क्या होता है? पाचन की क्रिया जुड़ी हुई होती है। इस आहार नाल की अगर हम बात करें तो इसमें सर्वाधिक चीज पूछे जाते हैं कि आहार नाल की लंबाई। तो आहार नाल की जो लंबाई होती है वह औसतन 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो यहाँ हमने जाना आहार नाल के बारे में। अब हम बात करते हैं मुंह की। तो मुंह के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि मुंह से जो है हमारा पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। मुख के अंदर जो है वह क्या पाया जाता है? वह सब जीभ पाया जाता है। सॉरी, मुंह के अंदर क्या पहले लिखेंगे यहाँ पे? पाचन क्रिया का प्रारंभ। उसके बाद मुख की अगर हम बात करते हैं तो मुख के अंदर हम सभी जानते हैं जीभ, जिसे कि टंग यानी जिह्वा कहा जाता है, जीभ पाया जाता है। यह जीभ का कार्य क्या होता है कि यह जो जीभ है वह भोजन को, जो हमारा भोजन है जिसे हम ग्रहण करते हैं, उसे क्या करता है? एडजस्ट करने का काम करता है, यानी कि इधर से उधर सुव्यवस्थित करने का कार्य करता है। तो पहला लिखेंगे हम भोजन को सुव्यवस्थित करने का कार्य हमारा कौन करता है? जीभ करता है। दूसरा जो है हमारा वह क्या करता है कि स्वाद, भोजन का जो स्वाद होता है उसका अनुभव कराता है। कौन कराता है? हमारा जिह्वा कराता है भोजन का स्वाद का अनुभव। क्यों कराता है? क्योंकि जिह्वा के ऊपरी सतह होते हैं
उस पे एक कलिका पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलिका कहा जाता है। और इसी स्वाद कलिका के कारण हम लोग स्वाद का अनुभव करते हैं। मीठा, तीखा, कड़वा, ये सभी चीज़ों का हम लोग अनुभव करते हैं किसके माध्यम से? जीभ के माध्यम से। तो यह था पाचन संबंधित जीभ के कार्य। जीभ के और सारे अन्य क्रियाएं भी है, जैसे कि बोलना, जीभ की सहायता से हम बोल पाते हैं। बहुत सारे वर्ड जो होते हैं वह जीभ की सहायता से बोले जाते हैं। तो वह जो हमारा पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है, वह हमारा अन्य क्रिया है। तो पाचन तंत्र से संबंधित अगर जीभ का हम काम देखें तो वह मुख्य रूप से क्या होता है कि भोजन को सुव्यवस्थित करना और स्वाद का अनुभव कराना। तीसरा क्या है, जो अगर हम इसमें ग्रंथि की बात करें तो जीभ के अंदर जो है एक टाइलिन नामक ग्रंथि पाया जाता है, जिसे कि लार ग्रंथि भी कहते हैं। इसकी चर्चा हम डिटेल से ग्रंथि में करेंगे। तो जीभ में ही क्या पाया जाता है? टाइलिन ग्रंथि पाया जाता है, जिसे लार ग्रंथि कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाते हैं कि जीभ में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो टाइलिन ग्रंथि पाई जाती है। या फिर इसे पूछे जाते हैं कि टाइलिन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो टाइलिन ग्रंथि जो है वह जीभ में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा जीभ के बारे में। जीभ के बाद अगर हम बात करें तो जीभ के बाद हमारे मुंह में जो होते हैं वह क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो आइए दांत के बारे में भी हम देखते हैं। जीभ के बाद जो हम देखेंगे वह है हमारा दांत, जिसे कि हम लोग टीथ बोलते हैं, दांत। तो दांत का कार्य क्या होता है कि भोजन के छोटे छोटे कणों में बदलना, मतलब भोजन जो है हमारा उसे छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बदलना, ताकि उसे शरीर के जो अन्य अंग है उसे पचाने में क्या हो? सुविधा हो। तो दांत का कार्य जो होता है वह क्या होता है? भोजन को पीसना, या इसी को हम लोग कह सकते हैं छोटे टुकड़ों में विभक्त करना। तो यह हमारा दांत का कार्य हो गया। अगर हम दांत की बात करते हैं तो दांत जो है वह हमारे शरीर के वह हमारे मुंह के मसूड़े में उपस्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? मसूड़े, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? जबड़े कहते हैं। और यह जबड़ा जो होता है वह हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे मजबूत भाग होता है हमारा जबड़े की हड्डी, यानी कि जबड़ा। और इसी जबड़े से हमारा दांत जो है वह क्या होता है? गड़ा हुआ होता है। ठीक है। अगर हम दांत की बात करते हैं तो दांत जो हमारा बना होता है वह कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। ठीक है, हमारा दांत जो है वह कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। फिर अगर हम बात करें तो दांत जो है हमारा कुल 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर तो अब ये 4 की बात हम करेंगे। तो इसके पहले हम तो दांत के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा। अब हमारा दांत जो होता है वह क्या होता है? द्विबार जनित होता है, यानी कि इसे द्विबार जनित कहा जाता है। हमारे दांत को क्यों द्विबार जनित कहा जाता है? तो हमारे दांत जो है वह 2 बार विकसित होते हैं। पहला जो होता है हमारा वह होता है अस्थाई दांत, और दूसरा जो हमारा होता है वह होता है अस्थाई दांत, परमानेंट और अनपरमानेंट। तो ये 2 तरह के दांत हमारे होते हैं। अस्थाई दांत जो होते हैं उनकी संख्या 12 होती है। मतलब 12 जो हमारे दांत हैं वह अस्थाई होते हैं और वह कभी टूटते नहीं है, वह एक ही बार आते हैं। लेकिन अस्थाई दांत की अगर हम बात करें तो यह कुल 20 होते हैं, जिसे कि दूध का दांत भी कहा जाता है। जो कि दूध के दांत वैसे दांत होते हैं जो कि बाल्यावस्था के बाद
टूटकर गिर जाते हैं और पुनः एक नया दांत विकसित होता है और वह अस्थायी दांत में परिवर्तित हो जाता है, जिसे तो इसी को हम लोग वो अस्थायी दांत या फिर दूध का दांत कहते हैं। तो पूछे जाते हैं प्रश्न में कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 20 और 12 कितने हुए, 32। तो हमारे मुंह में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 32 होती है। उन 32 में जो है हमारा 20 जो है वह वो अस्थाई यानी कि दूध के दांत कहलाते हैं और 12 जो है हमारा वह अस्थाई यानी कि परमानेंट टीथ कहलाते हैं। तो यह हमने देखा दांतों की आने की मतलब दीवार जनित। अब हम देखेंगे दांतों के दांत के प्रकार। तो हमारे मुंह में जो है वह 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। कितने तरह के दांत पाए जाते हैं, 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, तो पहला जो हमारा है वह है कृंतक, दूसरा हमारा है वह है रदनक, तीसरा हमारा है वह है चवर्णक और चौथा जो हमारा है वह है अग्र चवर्णक। ये 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। अब इन चारों के कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन से दांत के कौन से कार्य हैं। तो हमारा कृंतक जो है इसका कार्य होता है भोजन को काटना। रदनक जो है इसका कार्य होता है भोजन को चीरना या फिर उसे फाड़ना। चवर्णक का और अग्रचवर्णक दोनों का सेम ही कार्य होता है, वह होता है भोजन को पीसना या चबाना। तो यह थे हमारे दांतों के कार्य। कृंतक का कार्य क्या है, काटना। रदनक का कार्य है किसी चीज को चीरना। चवर्णक और अग्रचवर्णक का कार्य है पीसना या चबाना। अब हम इसकी संख्या को देखेंगे कि कौन से दांतों की कितनी संख्या होती है। कृंतक की कितनी संख्या होती है, रदनक की कितनी संख्या होती है, चवर्णक की कितनी संख्या होती है, अग्रचवर्णक की कितनी संख्या होती है। तो यहाँ से आप जो है एक ट्रिक याद रखिएगा। वह ट्रिक है 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसे याद रखिएगा। इससे जो है ऊपर के अलग दांतों की संख्या ज्ञात हो जाएगी और नीचे के अलग दांतों की संख्या ज्ञात हो जाएगी कि ऊपर में कुल कितने कौन कौन से दांत पाए जाते हैं और नीचे में कुल कितने से दांत पाए जाते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या है, कृंतक। तो कृंतक की अगर बात करें तो पहले इस क्रम को लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसी चारों को क्रम में हम यहाँ पे सजाएंगे। तो पहला हमारा क्या है, कृंतक। तो कृंतक की संख्या को अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे 2 है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4। यानी कि ऊपर के भाग में हमारा कृंतक दांतों की संख्या कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 U यानी कि 4 अप। 4 क्या हो गया मेरा, अप में हो गया। और नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे में भी 2 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 गुनी 2 यानी कि 4, तो प्लस 4 डाउन, तो 4 अप प्लस 4 डाउन, टोटल हमारा कितना हो गया, 8। यानी कि कृंतक दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, 8 होती है, जिसमें से 4 ऊपर होते हैं और 2 दूनी 4 क्या होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम रदनक की बात करें तो रदनक में यहाँ क्या है, 1, तो 1 गुना 2 यानी कितना हो गया हमारा 2, और यहाँ भी 1 गुना 2 कितना हो गया 2। सबको जो है 2 से गुना करना है और याद रखना है 21 23 बटे 21 23। तो रदनक भी हमारा कितना हो गया, 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि रदनक की कुल संख्या कितनी हो गई, 6। सॉरी, रदनक की कुल संख्या कितनी हो गई, 4, यानी कि 2 ऊपर है और 2 नीचे है। तो रदनक दांतों की संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक उसी तरीके से चवर्णक की बात करें तो चवर्णक यानी कि ये, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 दूनी 4, यानी कि
4। तो यानी कि हमारा हो गया 4 + 4 यानी कि 8, यानी कि हमारा चवर्णक दांतों की भी कुल संख्या कितने हो गए? 8 हो गए। अब हम अगर अग्रचवर्णक दांतों की संख्या देखें तो हमारा अग्रचवर्णक कितना डिजिट है? 3। तो 3 × 2 6, और ये भी 3 × 2 यानी कि 6, यानी कि 6 ऊपर 6 नीचे, यानी कि टोटल हमारा अग्रचवर्णक जो होगा वह कितना होगा? 12 होगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32, यानी कुल दांत की संख्या जो हमारा निकल के आ गया वह कितना आ गया? 32। तो यहाँ से अगर आप जनरली यहाँ से भी याद रख सकते हैं 8 4 8 12, 84 8 12, यहाँ से भी याद रख सकते हैं। नहीं तो 21 23 बटे 21 23 × 2 भी याद रख सकते हैं, या फिर 4 2 4 6 भी याद रख सकते हैं। तो आपको जिस माध्यम में याद करने में आसानी हो आप उसे याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मेन फंडा ये याद रखना है कि कृंतक दांतों की कुल संख्या 8 होती है, रदनक दांतों की कुल संख्या 4 होती है, चवर्णक दांतों की कुल संख्या 8 होती है, और अग्रचवर्णक दांतों की कुल संख्या 12 होती है, और सबों का योग 8 4 12 8 20 12 32 यानी कि 32 होते हैं। तो हमारे दांतों की कुल संख्या कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब ये 32 में जो है 12 दांत ऐसे होते हैं जो कि बाल्यावस्था के बाद आता है, यानी कि हमारा किशोरा अवस्था में आता है। वह हमारा एज जो है 32 में से 12 दांत जो है वह 15 से 25 साल के बीच में आता है। क्योंकि यह जो हमारा एज होता है वह बुद्धिमत्ता का एज होता है, इसलिए इस 12 दांत को जो है वह क्या कहा जाता है? अकल चौवा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अकल चौवा भी कहा जाता है। सॉरी, हाँ 32। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे दांतों की जो कुल संख्या है वह कितना है? 32। अब इस 32 में जो है वह हमारा 28 दांत जो हैं, 32 में जो 28 दांत हैं वह हमारे बाल्यकाल से ही रहते, मतलब बाल्यकाल में आ जाते हैं। साधारणतः 8 से 10 साल या 6 से 10 साल के बीच में हमारे कितने दांत होते हैं? 28 दांत होते हैं। लेकिन जैसे ही हम किशोरा अवस्था में प्रारंभ करते हैं, यानी कि लगभग अगर एज की बात किया जाए तो 15 से 25 वर्ष की एज में, 15 से 25 वर्ष की एज में जो है 4 दांत और निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। कितने दांत? 4 दांत और निकलना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि 15 से 25 का जो एज होता है वह हमारा बुद्धिमत्ता का एज कहलाता है। तो इसलिए से इस 4 दांत को जो है वह अकल का चौवा या अकल का दांत भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा अगर बाल्य अवस्था में पूछा जाए कि बाल्य अवस्था में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 28 होती है। लेकिन किशोरा अवस्था यानी कि 15 से 25 वर्ष के बाद हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। लेकिन कहीं कहीं यह अपवाद भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को 30 ही दांत होते हैं, यह दांत जो है वह नहीं आता है, तो वह सब एक्सेप्शन में आता है। तो अकल चौवा जो है वह हमारा 4 होते हैं, जो कि एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के समय में आता है। तो इस तरीके से हमने देखा। तो मोटे तौर पर आप याद रखिए कि हमारे दांतों की जो संख्या है वह कितनी है? 32 है। 32 में जो है वह 20 जो है वह क्या है? अस्थाई दांत है, और 12 जो है वह हमारा क्या है? अस्थाई दांत है। इस 20 अस्थाई दांत को क्या कहा जाता है? दूध के दांत कहा जाता है, जो कि टूट करके फिर से मतलब आते हैं। यह 12 दांत जो है इसे जो है अस्थाई दांत कहा जाता है कि ये टूटते नहीं है। फिर इस 32 की अगर हम बात करें तो इस 32 में फिर जो हमारा है वह 28 दांत हमारे बाल्य अवस्था से ही मौजूद होते हैं। लेकिन 4 दांत जो है वह हमारा 15 से 25 वर्ष के बीच में आता है, इसलिए इसे अकल चौवा या अकल का दांत भी कहा जाता है।
तो यह था हमारे दांत के प्रकार। अब हम देखते हैं बहुत सारे आपने घटना को देखा होगा कि रात्रि के समय में जब कोई मुर्दा होता है तो उसकी हड्डियां जो है वह चमकदार दिखाई देती है। ऐसा इसलिए दिखाई देती है कि हड्डी जो हमारा होता है, या फिर हम दांत की बात करते हैं तो हड्डी और दांत जो हमारा होता है वह फास्फोरस और कैल्शियम का बना होता है। फास्फोरस जो है वह क्या होता है, चमकदार होता है। श्वेत फास्फोरस जो होता है वह चमकदार होता है, जिसके कारण जो है रात के समय में जो है वह अभिक्रिया के दौरान हवा के साथ क्रिया करता है, तो उसके दौरान जो वह क्या होता है वह चमकीली दिखाई देती है। तो इस तरीके से हड्डी एवं दांत जो है वह किस तत्व के उपस्थित होने के कारण चमकीली दिखाई देती है, तो वह फास्फोरस के उपस्थित होने के कारण चमकीली दिखाई देती है। दूसरी अगर हम पॉइंट की बात करें तो दांत के अध्ययन को जो है वह ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी भी कहते हैं। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी, या इसी को हम लोग ओडोंटोलॉजी भी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी भी कहते हैं। अगर प्रकृति में देखा जाए तो प्रकृति में जितने जीव हैं उनमें से सर्वाधिक दांत जो है वह सूअर को पाए जाते हैं। टोटल 44 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का जो टॉपिक दिया गया था वह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम धीरे धीरे ग्रसिका, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, यकृत, पेंक्रियाज, गोल्ड ब्लैडर इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यह भी चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है, धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़कर हम खत्म करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ से आगे वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।